नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस क्लास में। दोस्तों, हम इस क्लास में देखने वाले हैं आरआरबी जो एग्ज़ाम्स चल रही है ग्रुप डी की और अदर जो एग्ज़ाम्स है उनके लिए यहाँ मैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको ये 100 क्वेश्चन करके जाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। और आप एक सेलेक्टेड टीचर से पढ़ रहे हैं। मैंने रेलवे भी में भी जॉब किया, उसको मैंने रिज़ाइन दिया और मैं अभी टीचर हूँ। तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड टीचर से पढ़ रहे हैं। मैंने इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करके अपना सिलेक्शन लिया था। तो अब आपकी बारी है। मैंने तो अपना सिलेक्शन ले लिया, मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों का भी सिलेक्शन हो। तो आप इसको वीडियो को अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्पीड से देख लीजिए, 2 गुना में या 1.5 गुना में आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक एक क्वेश्चन पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपको देखना है सारे क्वेश्चन, पूरा वीडियो कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए, आज का पहला अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भौतिक विज्ञान से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो प्रकाश की गति निवार्त में होती है, यानी कि जो निवार्त होती है उसमें प्रकाश की गति होती है। तो ये 3 लाख होती है, 3 लाख किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। अब 3 लाख मीटर पर सेकेंड यानी इसको लिखेंगे कैसे? तो वहाँ अपने पास ऐसे ऑप्शन में आता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका यहाँ जो आंसर होगा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं एक निवार्त से संबंधित जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगर ध्वनि की चाल पूछे निवार्त में, तो ध्वनि निवार्त में गति नहीं करती है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की अधिकतम जो चाल होती है वो निवार्त में होती है और ये अधिकतम चाल है 3 गुणा 10 की पावर 8। आपको अपने माइंड में इसको बिठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हम देखते हैं कि जो पीछे के साधन आते हैं, गाड़ियाँ जो आती है, तो उनको उनमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं, यानी उत्तल लेंस का। और जो गाड़ी की या जो टॉर्च की आगे का जो लेंस आता है वो अवतल लेंस आता है, कॉनकेव लेंस आता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। अब आपके यहाँ ऑप्शन में ओम दिया गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ वहाँ हिंदी में आपको महो भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो या तो ओम कहे या फिर महो कहे, दोनों ही एक ही है। तो ये प्रतिरोध का एसआई यूनिट है। आपको ओम का नियम याद रखना है। ओम के नियम से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो V बराबर आई आर, यानी कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि जो वोल्ट होता है वो धारा के समानुपाती होता है। R या प्रतिरोध, R के बारे में अपन देखें तो R को कहा जाता है कि जो विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित हो रही है तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, यानी कि विद्युत धारा के परिपथ में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता, वो तो डेसिबल में होगा, डी छोटा और बी बड़ा, डेसिबल, ठीक है। निवार्त में ध्वनि यात्रा नहीं करती, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये तो ध्वनि की तीव्रता है। अगर आवर्ती पूछ ले तो आवर्ती हर्ट्ज में मापी जाती है, HZ में, हर्ट्ज। ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के लिए पलायन वेग, यानी कि हम किसी वस्तु को किस स्पीड से ऊपर भेजें कि वो वापस पृथ्वी पे ना आए, तो उसी वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। तो ये मिनिमम है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अब आपके ऑप्शन में किलोमीटर को हटा के अगर मीटर पर सेकेंड में आ जाए तो आप क्या करोगे? 11,200 मीटर पर सेकेंड, ये भी ध्यान रखोगे। तो आपको इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 3 अगस्त वाले एग्जाम में कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है। वहाँ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो बनने वाला था उसके बारे में पूछा था। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। यानी कि जब एसिड और बेस जब क्रिया करते हैं
तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, आपको ये ध्यान रखना है। लाफिंग गैस, हाउसफुल मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि एक गैस छोड़ी जाती है जिसमें सभी लोग हंसने लग जाते हैं, तो उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसको कहते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसको? लाफिंग गैस, आपको याद रखना है। शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसके आभूषण नहीं बनते। 22 कैरेट सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने कैरेट सोने से आभूषण बनते हैं, तो 22 कैरेट सोना है और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये तो हो गई गैस कौन सी जिम्मेदार। अगर अम्ल के बारे में पूछ लिया जाए तो जब हम SO2 के साथ में H जोड़ देते हैं तो H2SO4, यानी कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल आपने देखा होगा H2SO4, एक ये जिम्मेदार है। एक नाइट्रिक अम्ल एंड नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, तो ये नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और H2SO4, ये दोनों अम्ल अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ताजमहल है उसकी दीवारें पीली क्यों हो रही है? तो वो अम्लीय वर्षा के कारण ही पीली हो रही है। ड्राई आइस शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, सॉलिड SO2। तो आपको ये ध्यान रखना है, सॉलिड SO2। ऐसे यहाँ सॉलिड को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, CO2, सॉलिड CO2। तो ऐसे यहाँ किसको बता रहा है? अवस्था को बता रहा है, सॉलिड यानी ठोस है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे जो कान में पाई जाती है स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मानव में जो रक्त का थक्का जमता है उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। आपको याद रखना है, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको मानव हृदय का तो यहाँ पूछ लिया गया है, आपको बंदर में देखना है और आपको मछली में देखना है और आपको सरीसृप जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उनमें उनका जो हृदय कोष्ठक होते हैं कितने होते हैं वो आपको देखना है। एक आपको मगरमच्छ के अंदर देखना है कि कितने हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जो कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में, आपको याद रखना है, इंसुलिन अग्नाशय में, मधुमेह रोग। रक्तचाप को मापा जाता है, अब मापन इकाइयों से क्वेश्चन आता है, तो स्पेग्नोमेनोमीटर आपको यहाँ देखा जाए। बैरोमीटर से अपन दाब को मापते हैं, अपन बैरोमीटर से, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन है भारतीय इतिहास और संविधान से। यहाँ देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? अब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया उस दिन। हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और अंगीकृत किया गया और आत्मर्पित किया गया, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। आपको ये ध्यान रखना है। तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, किसको? भारतीय संविधान को। अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को
ये नाम दिया गया। अब आप ये बताइए कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा, किसको संविधान की आत्मा कहा? मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रस्तावना उसको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। दोनों ही याद रखने हैं, ये प्लासी का युद्ध है और ये बक्सर का युद्ध है। अब आपको याद रखना है कि बक्सर के युद्ध में किस किसने भाग लिया था? तो सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था। इस प्रकार से आपको 3-4 नाम है वो याद रखने, किस किस के मध्य हुआ था वो भी आपको याद रखना है। ये प्लासी का युद्ध था, ये किस किस के मध्य हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद में क्या हुआ था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे पहले? तो वो थे सुकुमार सेन। तो ये तो हो गया स्टैटिक जीके के रूप में, लेकिन आपको वर्तमान इलेक्शन कमीशन याद रखना है। तो सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमीशन थे। अब देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर। आप देख सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। काजू और चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी होती है, आपको ये ध्यान रखना है। कपास के लिए कौन सी ज़्यादा उपयुक्त है? आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये याद रखना है कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कर्क रेखा किधर से गुजरती है। तो यहाँ गुजरात है, गुजरात से राजस्थान से, राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल से होती त्रिपुरा और मिजोरम में होकर ये निकलती है। तो आपको याद रखना है ये 8 नाम। गुजरात यहाँ आएगा, राजस्थान यहाँ आएगा, एमपी यहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ आएगा और झारखंड यहाँ आ जाएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ आ जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ आ जाएंगे। तो आपको ये 8 नाम ध्यान रखने हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का बिहू लोक नृत्य है, असम का बिहू। कच्चीपुड़ी वो आंध्र प्रदेश का है, कच्चीपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल का है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और बिहू असम का है। आपको ये याद रखना। मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की। और आपको ध्यान रखना है कि जो बनी ठनी पेंटिंग है वो राजस्थान की, किशनगढ़ की, अजमेर की। आपको पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन या गंगा की डॉल्फिन जो पाई जाती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी, जो 1971 में सम्मानित हुई थी। अब आपको बताना है कि 1954 में किन किन को सर्वप्रथम भारत रत्न दिए गए थे। 1954 में दिए गए थे पहली बार, तो आपको वो नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो आपको याद रखना 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, यानी कि श्रव्य जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और
अश्रव्य ध्वनि होती है जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि होती है। और प्राश्रव्य ध्वनि जो होती है वो होती है 20,000 से भी अधिक आवृत्ति की ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि होती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस में कौन यानी कि किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसलिए यानी कि निकट की दिखाई दे रही दूर की नहीं दे रही, उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। तो इसमें अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की दिखाई नहीं देती, इसलिए उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा, जैसे आपके घरों पे सोलर पैनल लगे रहते हैं, वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। तो वहाँ आप देखते हैं कि जो सोलर सेल लगे होते हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये 3-4 तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको तीनों चार तरीके यहाँ बताऊँगा। तो कार्य और ऊर्जा की एसआई यूनिट है, तो जूल एसआई यूनिट है कार्य और ऊर्जा की। अब यहाँ देखिए दोनों की सेम है, आपसे पूछ लिया जाए कि कार्य की जो इकाई है किसके बराबर होती है, तो ऊर्जा के बराबर। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्जा की इकाई किसके बराबर होती है, तो कार्य के बराबर। आपसे पूछ लिया जाए कार्य की एसआई इकाई क्या है, तो जूल है। और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, जूल है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब आप ये ध्यान रखेंगे। अभी जो 3 तारीख को पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि 40 जूल से 140 जूल या 40 न्यूटन से, आप ये कह सकते हैं 40 न्यूटन से 140 न्यूटन हो रहा था या जूल हो रहा था, कितना कार्य किया गया? तो घटाना आप 100 यूनिट, 100 जूल कहने वाला। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष में यात्री रहता है, अंतरिक्ष में जो देखता है वो आकाश का रंग उसको ब्लैक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है तो वहाँ कोई कलर नहीं होगा, ब्लैक दिखाई देगा, अंधकार। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप ये एक क्वेश्चन यहाँ से एक और याद रख सकते हैं, त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका यहाँ 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं कि त्वरण की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान रखनी है, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में समानता, यानी कि अगर अपन गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का और चंद्रमा के तुलना करें तो चंद्रमा का पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। तो मून का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी पर 6 गुना ज़्यादा होगा, चंद्रमा पर 6 गुना कम होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ट्रांसफार्मर जो होता है तो वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? यानी कि आपको एलपीजी जो अपन यूज़ लेते हैं, एलपीजी गैस अपन जो यूज़ लेते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें एलपीजी में मिलाया जाता है गंध के लिए, जिससे हमें पता चले कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है, तो वो क्या मिलाया जाता है? तो आपको याद रखना है एथिल मरकेप्टन। एथिल मरकेप्टन, हम देखते हैं ना कई बार कि गैस चालू रह जाता है तो हमें स्माइल से आने लग जाती है, तो वो होता है एथिल मरकेप्टन। तो आपको ये याद रखना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें मुख्य रूप से गैसें होती है और इसमें मिलाया जाता है एथिल मरकेप्टन,
क्योंकि जो एथिल मरकैप्टन है वो अलग ही स्माइल देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो एलपीजी का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और सीएनजी, एलपीजी का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एल से लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपको याद रखना है, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस नेचुरल, एन से नेचुरल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए सिरके में कौन सा अम्ल, जो सिरका होता है उसमें विनेगर जो होती है उसमें क्या कौन सा अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH, CH3COOH, यानी कि डबल कार्बन इसमें होता है। तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4O2, C2H4O2, ये ऐसे भी आ सकता है। आपसे पूछ लिए कि अम्ल को कौन सा जो क्रियात्मक समूह होता है वो दिखाता है, तो ये से बॉन्ड COOH, ये अम्ल को दिखाता है COOH। एल्कोहल को OH दिखाता है, एल्डिहाइड को CHO दिखाता है, और कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड नीचे O और E, इस प्रकार से। तो ये कीटोन को दिखाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटोन को ये दिखाएगा, अम्ल को ये दिखाएगा, फिर जो एल्कोहल होता है उसको OH दिखाएगा, और फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसको CHO दिखाता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी POP का रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम CaSO4 डॉट 1/2 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, तो जिप्सम का CaSO4 डॉट 2H2O, यानी कि जब जिप्सम से अपन पानी निकाल देते हैं कितना, 1.5 अणु, यानी 3/2 अणु अगर अपन जल के कम कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आपको ये ध्यान रखना। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, भारी जल का होता है H2O, जो ये है। अगर H की जगह D लगा दें तो D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये जल का फॉर्मूला होता है। कौन सा जल, भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है गुब्बारों में और हवाई जहाज़ों के टायरों में। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो धातुओं का जो राजा वो है सोना। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, धातुओं का राजा सोना है, अम्लों का राजा H2SO4 है। धातुओं का राजा कौन है, सोना, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धावन सोडा यानी धोने वाला जो सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट। अगर हिंदी में हो तो सोडियम कार्बोनेट, अगर फॉर्मूले के रूप में हो तो Na2CO3, इसको कहते हैं धोने का सोडा, Na2CO3। अगर खाने के सोडे की बात आ जाए तो यहाँ ये 2 हटकर H आ जाएगा, तो NaHCO3। तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी अंतर बस इतना सा है कि यहाँ N2 है, यहाँ केवल N, और एक Na की जगह Na2 है, यहाँ सोडियम के 2 अणु हैं, यहाँ सोडियम का 1 अणु आएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। यानी कि आप याद रख सकते हैं कि हम हाइड्रोजन को खा सकते हैं, हम हाइड्रोजन को खाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन आएगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है।
पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आपको पता होना चाहिए कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, किसके कारण? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। तो मान लीजिए अगर अपने अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता तो हम भी सूर्य के प्रकाश में खाना बनाते अपना। और इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। आपको ये ध्यान रखना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो हमारे जो शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। जैसे मान लीजिए कि 100 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसमें 7 लीटर खून पाया जाएगा। तो ये लगभग 5 से 6 लीटर होती है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध जो होता है वो हार्ट से होता है, हृदय से होता है। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। आपको ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आरबीसी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आर यानी रेड, बी यानी ब्लड, सी यानी सेल, रेड ब्लड सेल, है ना। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, इन दोनों का फुल फॉर्म और जीवन काल आपको याद रखना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कराती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमें देती है। और डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन जीवन काल होता है। वाइट ब्लड सेल। सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि आपसे पूछा जाए कि सर्वदाता रक्त समूह जो सबको दे सकता है, जो सबको दे सकता है वो कौन सा होगा? तो जो सबको देगा, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, वैसे तो ओ होता है, ओ समूह होता है, लेकिन ओ में भी सब में ब्लड ग्रुप में ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस और ए बी माइनस, ओ प्लस और ओ माइनस, इस प्रकार से पाया जाता है। तो ऑप्शन में केवल ओ हो, ए बी और ओ में से, तो हमें ओ कर देना। लेकिन जब प्लस माइनस भी ऑप्शन में आ जाए तो हमें याद रखना है कि जो सर्वदाता रक्त समूह है वो ओ माइनस है। वो क्या है? ओ नेगेटिव। यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सबको देता है वो खुद ऋण में चला जाता है, यानी कि जो सबको देगा उसको बहुत ज़्यादा ऋण हो जाएगा। तो ऋण यानी नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। तो ओ ऋणात्मक, ओ नेगेटिव, ऐसे याद रखना आपको। और जो सभी से ले सकता है वो ए बी प्लस आता है। जो सभी से, सर्वग्राही ए बी प्लस, सर्वदाता ओ माइनस। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यानी कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है, ये पूछा गया था कल की एग्जाम में कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा है? तो वो प्रमस्तिष्क, सेरिबेरम है। आपको ये याद रखना है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, यानी जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और आयोडीन की कमी के कारण वो जो थायराइड ग्रंथि है वो बढ़ जाती है, अपने गले में दिखाई देता है सूजन सा, जिसे घेंगा रोग या गलगंड रोग कहते हैं। जिसे घेंगा या गलगंड रोग या फिर गाइटर रोग कहते हैं। गाइटर रोग, घेंगा रोग या गलगंड रोग, आयोडीन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथि इसमें प्रभावित होती है, अपने गले में सूजन आती है। आपको यह ध्यान रखना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक जो हम गोली लेते हैं उसकी खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये पहली एंटीबायोटिक गोली है, या ये पहली एंटीबायोटिक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, सॉरी तंत्रिका कोशिका। कल क्वेश्चन आया था तंत्रिका कोशिका से, जो तंत्रिका यानी कि जो सूचनाओं को लेके जाता है वो कौन होता है?
तो डेंड्राइट, डेंड्रोन, इनको क्या कहते हैं, आप इनका ऐसे नाम याद रखोगे, ठीक है। तो आपको ये तंत्रिका तंत्र पूरा पढ़ के जाना अच्छे से। तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन आता है और कई बार रिपीट होगा, देखना प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूध का दही में बदलना किस जीवाणु के कारण होता है, यानी कि दूध दही में कैसे बदल जाता है। तो एक बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, यानी कि ये जीवाणु अपने लिए लाभदायक है। तो लैक्टोबैसिलस। और दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, आपको ये भी याद रखना कि पूछ लिया जाए कि दूध का दही में परिवर्तन कौन सा उदाहरण, तो रासायनिक परिवर्तन है। आपसे पूछ लिया जाए श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है, तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपसे पूछ लिया जाए किण्वन किसका उदाहरण है, तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपसे पूछा जाए कि लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। रतौंधी नामक रोग यानी रात को दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। अब देखिए भारतीय इतिहास और राजनीति से प्रश्न हम यहाँ लिए हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी, तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। आपको मैं बता दूं, जब मैं रेलवे में लगा था तो मेरी ड्यूटी यहीं अमृतसर में ही थी, फिरोजपुर में। मैं यहाँ देख के आया था, बहुत अच्छी जगह है, आप भी घूमने जाना। जो गोल्डन टेम्पल है वो, और ये जलियांवाला बाग दोनों वही हैं। तो आपको अच्छे से देख के आना है, कभी पंजाब जाना हो तो घूम के आना है आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। वर्तमान पंजाब में पड़ता है, पंजाब जो स्टेट है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो जो भी नारे जिन प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने नारे दिए थे वो नारे आपको याद करने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और लास्ट में ये नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो, ये भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा। तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था। भारत के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से, तो अमेरिका से। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 थे, एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब कितने हैं, 6 है। तो आपको याद रखना है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। और नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए थे, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के सिद्धांत से और संविधान से। राष्ट्रपति को शपथ पद की जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है, तो जो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है CJI, वो यानी मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन सा है, आपको याद करके जाना है, करंट अफेयर में पूछ सकता है। न्यायाधीश से संबंधित जो यानी कि न्यायालय से संबंधित आर्टिकल सारे याद करके जाने। राष्ट्रपति से संबंधित जो 8-10 आर्टिकल है वो आपको याद करके जाने। राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति की जो विशेष शक्तियाँ वो 72 में है। अगर राष्ट्रपति महाभियोग 71 में है। इस प्रकार से आपको याद करके जाना है। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई, तो नागौर से पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी, तो इसका मतलब राजस्थान आएगा। 2 अक्टूबर 1959 से 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी। हम देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा 1989 में यह संशोधन किया गया था। आप बताएंगे कमेंट में कि उस समय राष्ट्रपति कौन था और प्रधानमंत्री कौन था। भारत का प्रधानमंत्री कौन था 61वें संविधान संशोधन के समय। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको ये ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, अभी जो गृह मंत्री वो अमित शाह है और वो अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना करते हैं। तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी के ऊपर। महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? और भारत का पेरिस भी उसको कहा जाता है। तो गुलाबी नगरी भारत का पेरिस ही है जयपुर। जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी भारत का पेरिस। सामर झील किस राज्य में स्थित है? तो सामर झील जयपुर में स्थित है। जयपुर जिला है। और राज्य कौन सा होगा? जयपुर किस राज्य में आता है? तो जयपुर राजस्थान में आता है। तो आपको याद रखना है सामर झील सांबर के जयपुर जिले में है और स्टेट पूछे तो राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है, यानी कि जो भारत से भारत में, तो सांबर झील है वो राजस्थान में है, जयपुर जिले में है। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और अब तक नीति आयोग के कितने अध्यक्ष बन चुके हैं? तो अब तक नीति आयोग के केवल एक ही अध्यक्ष है, मोदी, नरेंद्र मोदी साहब। क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी जी पीएम है और नीति आयोग उनके द्वारा ही लाया गया था 2015 में। तो आपको याद रखना है अब तक नीति आयोग के कितने अध्यक्ष बन चुके हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। 1, 2, एक भी नहीं, एक से अधिक, इस प्रकार से ऑप्शन। किस ग्रह को लाल रेड ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब आपको याद करना है कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो कब से 2002 से, पहले मध्य प्रदेश था और सबसे छोटा गोवा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी, यानी कौन कौन सी नदियाँ बनाती है सुंदरवन का डेल्टा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। तो ये दोनों जहाँ मिलती है, जहाँ गिरती है, वहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन जो थे उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। स्टैटिक जीके हम यहाँ देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने सर्वप्रथम नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था गीतांजलि के लिए 1913 में। तो आपको पूछा जा सकता है गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, और कब? 1913। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1969 को 1969 को की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई और बेंगलुरु में। मैंने कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में बताया था। कथकली और मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये कहाँ के हैं? तो ये केरल के हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं? तो केरल के ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद में आपको देखना वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता।
वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये चर्चा में है। वंदे मातरम यानी जो राष्ट्रगान है, इसका भी अगर इसको बोलते समय अगर कोई नियमों की पालना करता है या इसका अपमान करता है वंदे मातरम का, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। पहले नहीं था, पहले केवल राष्ट्रगान के लिए था, अब राष्ट्रगीत के लिए भी ये कर दिया गया, वंदे मातरम के लिए भी। और ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम भी याद रखनी है। विटामिन डी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक यानी अचानक से गिरता है तो ये किस बात का संकेत है? ये तूफान आने का संकेत है, आंधी या तूफान आने का। तो मैंने कहा था बैरोमीटर किसको बताता है? दाब को बताता है। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। अगर ये अचानक से गिर जाता है इसका पाठ्यांक, तो क्या होगा? आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। और अगर धीरे धीरे गिरता है तो वातावरण शुद्ध रहता है। धातु की रानी, धातु का राजा सोना था, धातु की रानी कौन है? तांबा, कॉपर। कॉपर को कहेंगे धातु की रानी, यानी राजा सोना, गोल्ड। देखो गोल्ड GOLD ऐसे लिखेंगे। कॉपर को CO यानी G को C बना दो, रानी बन जाएगी। ऐसे याद रख लेना आपको। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। आपको याद रखना है यकृत। यूरिया का C डबल बॉन्ड O, इधर NH2 और इधर भी NH2, ये फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। यूरिया का फॉर्मूला होता है दोनों साइड NH2 और ये कीटोन समूह जो होता है, तो C डबल बॉन्ड O NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होगा। पहला निर्मित कार्बनिक पदार्थ यूरिया, ये भी ध्यान रखना है। पहला निर्मित कार्बनिक पदार्थ यूरिया। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग? तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा के SI जो इकाई है वो एम्पियर। विद्युत धारा के SI इकाई एम्पियर है। आवेश को कुल्लों में मापा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। पादप वर्धी हार्मोन जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पादप हार्मोन आपको याद रखने हैं। मानव हार्मोन तो याद रखने हैं, लेकिन पादप हार्मोन भी याद रखने हैं। तो पादप हार्मोन जिब्रेलिन, तो तने की लंबाई पौधे की वृद्धि को बढ़ाना, तने की लंबाई पौधे की वृद्धि को बढ़ाना। और जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए एथिलीन या एथिलीन जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। पहला पादप हार्मोन है वो आपको याद रखना है। कमेंट में नाम बताएंगे आप कौन सा है। पानी का घनत्व किस तापमान पर? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आपको ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में? अग्नाशय। मैंने ये पहले बताया था जब हम गलघंट घेंगा रोग के बारे में पढ़ रहे थे। तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय है। मधुमेह रोग जब पढ़ा था अपन ने, सॉरी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। यानी विखंडन से तो परमाणु बम बनता है और संलयन से हाइड्रोजन बम बनता है। लेकिन हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक होता है जो संलयन से बन रहा है, विखंडन से भी ज़्यादा, इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन।
अभी मैंने बताया था एथिलीन या एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। 91वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक उत्पादन किस फसल में हुआ? तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो आपको ये याद रखना है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं को रखा गया? तो 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को रखा गया है, तो आपको याद रखना 8वीं अनुसूची। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले किसने किया था? यानी कि सबसे पहले आकलन दादा भाई नारोजी ने किया था 1868 में, दादा भाई नारोजी ने। लोधी वंश के संस्थापक तो बहलोल लोधी थे। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो गुजरात में तटीय रेखा यानी कि समुद्र जो टच में है वो सबसे ज़्यादा किस पे है? गुजरात पे है। कोस्टल लाइन तटीय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय रेखा सबसे ज़्यादा राजस्थान की है, क्योंकि पाकिस्तान के टच में राजस्थान ही है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप याद रखेंगे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आपको याद रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा, जल दिवस कब मनाया जाएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट दिवस है वो आपको याद रखने हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी आपको याद रखना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और जो पहला उपदेश दिया इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तक। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर इसी प्रकार की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम से रिपीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप इसको एंड तक देखे होंगे, आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको एक बार फिर से देखना, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और होते हुए रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।